गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक एनुअल इंडेक्स निकाला है फ्रीडम ऑफ प्रेस का, जिसमें कि इंडिया का रैंक पिछली बार से 2 स्टेप ऊपर इंक्रीज़ हो गया है। तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, ये एनुअल रैंकिंग होती है कंट्रीज़ की, जिसको आरएसएफ पब्लिश करता है। एक फ्रांस बेस्ड एनजीओ है। ये सिर्फ डील करता है प्रेस फ्रीडम से, लेकिन ये क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म को मेजर नहीं करता है। ठीक है। तो 5 कैटेगरीज में जो है कवर किया जाता है क्वेश्चनर को: पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट और सिक्योरिटी में। तो ये इंडेक्स रिवील करता है कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है जर्नलिस्ट को, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को और नेटिजन्स को एक कंट्री के अंदर। तो अभी जो हम इस 2024 के इंडेक्स के हिसाब से देखें, तो नॉर्वे जो है वो फर्स्ट प्लेस पर आया है, डेनमार्क सेकंड पर और स्वीडन थर्ड पर। 3 एशियन कंट्रीज़ जो बॉटम पर थी लास्ट ईयर में, वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये रिप्लेस हो चुकी हैं अफगानिस्तान, सीरिया और एरिट्रिया से। यूएस में भी जो है मोस्ट कंसर्निंग जो है वो आंकड़े दिखाए गए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेस फ्रीडम्स। तो प्रेस फ्रीडम जो है वो कहा जा रहा है इंडिया में क्राइसिस में है। और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इनको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसमें इसमें कहा गया है कि जर्नलिस्ट जो कि क्रिटिकल हैं गवर्नमेंट के, उनको ऑनलाइन हरासमेंट होती है, इंटिमिडेशन होती है, थ्रेट्स मिलते हैं, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस या आर्बिट्रेरी अरेस्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ओरल कैंसर इन इंडिया। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाटा मेमोरियल सेंटर ने एक स्टडी की है जिसमें कहा है कि ओरल कैंसर की वजह से 2022 में प्रोडक्टिविटी लॉस कंट्री में $5.6 बिलियन का हुआ था। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया का जो कैंसर सिनारियो है वो ओरल कैविटी कैंसर से बर्डनड है। इंडिया में 1/3 जो है वो ओरल कैंसर के केसेस आते हैं, और उसकी वजह से जो है हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाती है पेशेंट्स की। कैंसर जो है वो इंक्रीजिंगली कॉमन बनता जा रहा है यंगर एज ग्रुप्स में भी। तो इस स्टडी में ये देखा गया है कि 671 ईयर्स जो है वो अर्ली लूज़ हो गए थे एडवांस्ड जो है कैंसर्स में। 91% जो डेथ्स देखने को मिली वो इनक्योरेबल कैंसर्स की वजह से हुई प्री मेच्योर एज ग्रुप्स में। जो अगर हम देखें तो अर्ली या एडवांस्ड स्टेज कैंसर्स वो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को अफेक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी लॉस जो हुआ वो फीमेल्स में 57 लाख प्लस और मेल्स में 71 लाख प्लस जो है वो पर डेथ हुआ, जो कि लगभग 0.18% टोटल मनी कंट्री ने जितनी कमाई 2022 में, उतना जो है वो ओरल कैंसर की वजह से जो है कंट्री ने लूज़ की है। ओरल कैंसर जो है वो टोबैको कंजम्पशन से होता है। ओरल कैविटी कैंसर जो है वो मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर है। ये स्टडी जो है एम्फसाइज करती है कि अर्ली स्क्रीनिंग की जानी चाहिए यंगर एज ग्रुप में, तो ऑफ कोर्स उससे हम बचा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज में जो है कैंसर को भी एक पार्ट रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना, हेल्थ प्रमोशन, अर्ली डायग्नोसिस, ये सब जो है करना इसी का ही पार्ट है। पॉपुलेशन बेस्ड इनिशिएटिव जो है भी लिया गया, जिसमें कि प्रिवेंशन, कंट्रोल और स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन एनसीडीज़ भी जो है की जा रही हैं। पर्सन्स जो 30 ईयर्स से ज़्यादा के एज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है स्क्रीनिंग के लिए। तो इंटीग्रल पार्ट है ये सर्विस डिलीवरी का आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो पुअर पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाती है अम्ब्रेला स्कीम ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि और हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट में। अफोर्डेबल मेडिसिन और रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट जो है वो फार्मेसी स्टोर्स में भी जो है वो ड्रग्स भी अफोर्डेबल जो है वो दिलवाई जाती हैं पेशेंट्स को। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ब्लू कॉर्नर नोटिस। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीबीआई जो है वो ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो एक पर्सन के खिलाफ जो है वो इशू करने वाली है, जो कि सेक्सुअल अब्यूज़ के एलिगेशन के बाद जो है वो अब्रॉड भाग गए हैं। तो ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है? इंटरपोल का इलेबोरेट सिस्टम है कलर कोडेड नोटिस का, जिससे कंट्रीज़ जो है वो अलर्ट्स और रिक्वेस्ट भेजती हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। तो क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्रूशल होती है। तो 7 टाइप्स ऑफ नोटिस इंटरपोल के होते हैं।
रेड नोटिस मतलब कि लोकेशन और अरेस्ट ऑफ पर्सन के लिए जो है वो इशू किया जाता है। येलो नोटिस जो है वो मिसिंग पर्सनस या फिर जैसे जो माइनर्स होते हैं खासकर उनके लिए नोटिस किया जाता है। ब्लू नोटिस जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए पर्सन की आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज़ की, उसके लिए इशू किया जाता है। कौन इशू करता है? इंटरपोल का जनरल सेक्रेटरीट जब कोई भी मेंबर कंट्री का जो है नेशनल सेंट्रल ब्यूरो उनको कांटेक्ट करता है तो उसके लिए जो है ये इंटरपोल का नोटिस भेजा जाता है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कॉमनली इंटरपोल कहते हैं, ये जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ट्रैफिकिंग और अदर क्राइम में जो है को फैसिलिटेट करती है। इसका स्टेटस ये है कि ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशंस वेलफेयर जो है उन्होंने रिसेंटली इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल जो है वो बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्टार्ट की है। तो ये इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल एक डिजिटाइजेशन करेगी पेंशन प्रोसेसिंग और पेमेंट सिस्टम का। तो इसमें पेंशन प्रोसेसिंग, पेमेंट ऑफ सर्विसेज जो है 5 बैंक्स की एक सिंगल विंडो पर जो है वो इंटीग्रेट कर दी जाएगी ताकि ट्रांसपेरेंटली पेंशन रिलेटेड सर्विसेज जो है वो दी जा सके। रिटायरीज़ जो होंगे वो अपनी पेंशन जो है वो एसएमएस और ईमेल के थ्रू प्रोग्रेस उसकी देख सकते हैं। एक भविष्य प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन पेंशन सैंक्शन और पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाएगा और पेंशनर्स की पर्सनल और सर्विस पर्टिकुलर्स भी इसमें कैप्चर किए जाएंगे। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को जो है उनके प्रोग्रेस पता लगती रहेगी, पेंशन सैंक्शन हुई, कितनी सैंक्शन हुई एसएमएस और ईमेल के थ्रू। ऐसे ही सी पेन ग्राम्स भी एक वेब इनेबल्ड प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस के लिए, पेंशनर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पालियार ट्राइब। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट रिसर्च कैरी आउट की गई है कि पालियार ट्राइब्स जो हैं कोडाई कनाल और थेनी ग्रुप्स की, तो स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है कि उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए एक्शंस लिए जाएं। ठीक है, तो पालियार जो हैं ये पालानियान जो कि तमिल लैंग्वेज का मतलब होता है कि अ मैन फ्रॉम पालानी, तो ये इनको कई और नाम से भी बुलाया जाता है, पालियान्स, पजारियार्स, पनैयार्स। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं मदुराई, थंजावुर, पुडुकोटाई, तिरुनेलवेली और कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के। ये तमिल और जो है तमिल स्क्रिप्ट बोलते भी हैं और तमिल स्क्रिप्ट लिखते भी हैं। हंटर्स और गैदरर्स थे ट्रेडिशनली ये, और इनका एक जो है ट्रेडिशन ये है कि ये अपनी डेड बॉडीज़ को जलाते नहीं हैं, ये बरी करते हैं उन्हें। ठीक है, और रेजिडेंशियल एरिया के जो है वेस्टर्न साइड पर जो है अपने घर के ये उसको बरी कर देते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली डिलीवरी ली है सेकेंड C-295 एयरक्राफ्ट की। अब ये जो एयरक्राफ्ट है ये न्यू जनरेशन टैक्टिकल एयरलिफ्टर है जो कि लाइट और मीडियम सेगमेंट में बनाया गया है एयरबस द्वारा। हाईली वर्सेटाइल है टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और ये टेलर्ड है किसके लिए? ट्रूप्स को कैरी करने के लिए, कार्गो कैरी करने के लिए, मैरीटाइम पेट्रोलिंग, एयरबॉर्न वार्निंग, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, सिग्नल्स इंटेलिजेंस, इन सब के लिए ये कैपेबल है। इसकी फ़्लाइट एंड्योरेंस लगभग 13 घंटे तक की होती है। 9 टन तक का पेलोड ये कैरी कर सकता है और लगभग 71 ट्रूप्स जो है इसमें जा सकते हैं। और ये इंडिया ने C-56 एयरक्राफ्ट्स जो है वो एक्वायर किए हैं ताकि अपने एवरो फ्लीट को जो है वो रिप्लेस कर सकें 21,000 ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ की कॉस्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बोइंग स्टारलाइनर। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एटलस वी रॉकेट जो है वो लिफ्ट ऑफ होने वाला है 2 वेटरन एस्ट्रोनॉट्स को लेकर, जिसमें कि क्रू जो जो जिसमें कि एक क्रू कैप्सूल जाएगी स्टारलाइनर में जो कि बोइंग ने बनाया है। स्टारलाइनर जो है एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि एस्ट्रोनॉट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा स्पेस में एक रॉकेट के थ्रू। इस क्रू कैप्सूल में जो है एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और इसमें सर्वाइव कर सकेंगे और वापस इसी में ही आएंगे। तो सर्विस मॉड्यूल जो है उसमें वो इक्विपमेंट और सिस्टम्स लगाए जाएंगे जो कि एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प करेंगे सर्वाइव करने के लिए स्पेस में। स्टारलाइनर जो है वो 4 मीटर से बड़ा है और लगभग 7 एस्ट्रोनॉट्स इसमें रह सकते हैं, और इसको एटलस वी रॉकेट के ऊपर जो है वो रखा जाएगा। अगर ये स्टारलाइनर मिशन सक्सीड हो जाता है तो यूएस के पास स्पेस एक्स के अलावा बोइंग का जो है ये स्टारलाइनर भी जो है वो एक ऑप्शन हो जाएगा स्पेसक्राफ्ट के फॉर्म में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 60,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मॉडर्नाइज करने के लिए इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट को, जिसमें 6 स्टेल्थ सबमरीन्स को जो है बिल्ड किया जाएगा और AIP टेक्नोलॉजी के साथ, वो स्टार्ट हो चुका है। AIP बेसिकली क्या होता है कि जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं हमारी, उनको प्रॉब्लम क्या होती है उनकी, कि उनको फ्रीक्वेंटली अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए जो है कुछ टाइम बाद वाटर से ऊपर आना पड़ता है। तो 1908 में इंपीरियल रशियन नेवी ने एक गैसोलीन इंजन का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें कंप्रेस्ड एयर का यूज़ किया गया, फ्यूल की तरह उसको यूज़ करके उन्होंने ओपन साइकिल सिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड की और ऑक्सीजन जो है एक एरोबिक इंजन में जो है वो उन्होंने प्रोवाइड की, और उसी को ही अब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो ये सिस्टम्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर को ड्राइव करके प्रोपल्शन या रिचार्ज करते हैं बोट की बैटरी को। तो AIP टेक्नोलॉजी जो है उसको एग्जिस्टिंग जो है ओल्ड सबमरीन्स में भी लगाया जा सकता है, ठीक है, रेट्रोफिटिंग करके। तो ये अगर AIP सिस्टम लग जाता है तो सबमरीन्स जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक वाटर में रह सकेंगी, नॉइज़ लेवल भी उनका डिक्रीज़ हो जाता है और उनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो DRDO जो है अभी तक फ्यूल सेल्स बेस्ड AIP सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और जो है दो तरह की सबमरीन्स होती हैं, एक होती है कन्वेंशनल और एक न्यूक्लियर। जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं उनको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन चाहिए होती है डीजल जनरेटर को जो है रन करने के लिए, और जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा पावर्ड होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूक्लियर आर्म्ड भी होती हों, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लक्ष्य एयरक्राफ्ट। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि बेंगलुरु बेस्ड DRDO लैब है जिन्होंने लक्ष्य एयरक्राफ्ट को बनाया था, वहाँ पर अभी रिसेंटली ने CBI ने विजिट किया है। तो लक्ष्य एयरक्राफ्ट क्या है कि इंडिजिनसली डेवलप्ड माइक्रो लाइट एंड पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है, जिसको डिज़ाइन और बिल्ड किया गया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा, जो कि DRDO की ही एक सब्सिडरी है। इसको इंडक्ट किया गया था एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में 2000, 2001 एंड 2003 में। और ये कॉस्ट इफेक्टिव रीयूजेबल हाई सबसोनिक एरियल टारगेट सिस्टम है। ये इसको डिज़ाइन किया गया था HAL द्वारा बेंगलोर में, और ये जो है सरफेस टू एयर और एयर टू एयर वेपन्स के जो है ट्रायल में इसका बहुत बड़ा यूज़ था। इसको डिज़ाइन किया गया था 15 मिशंस के लिए, ये रीयूज़ भी किया जा सकता था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एटा एक्वायरेट मिट्योर शॉर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एटा एक्वायरेड मिट्योर शॉर जो कि 15 अप्रैल से एक्टिव है, वो पीक करेगा 5 और 6 मई को। तो जो है ऑफ कोर्स पहले तो हम देखते हैं कॉमेट्स क्या होते हैं। कॉमेट्स जो है वो आईसी स्मॉल कॉस्मिक स्नोबॉल्स होती हैं, डस्ट, रॉक या फ्रोजन गैसेस की, जो कि सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। और ये इनमें न्यूक्लियस होता है, कोमा होता है, हाइड्रोजन इन्वेल्प होता है, डस्ट, प्लाज्मा टेल्स होती हैं। मोस्टली ये जो है हमारे क्विपर बेल्ट और ऊट क्लाउड, यहाँ पर इन रीजन्स में ये लोकेटेड है सोलर सिस्टम के। कॉमेट्स जो है वो सन को हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं, इसीलिए इनको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कंप्लीट करने में। जनरली ये 10 किलोमीटर के करीब वाइड होते हैं और इनकी जो टेल होती है वो कई मिलियंस ऑफ माइल्स तक भी हो सकती है। मीटियोर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो डस्ट या रॉक जो बर्न होकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है, जिसकी एक ब्रीफ सी टेल भी होती है, उसको हम मीटियोर्स कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मीटियोर्स होते हैं जो इतने बड़े होते हैं कि वो ग्राउंड पे आकर जो है हिट कर जाते हैं, उनको हम मीटियोरॉइड कहते हैं। तो जो एटा एक्वायरेड मीटियोर शार है, ये अर्थ पर जो है तब आता है जब जो है अर्थ जो है वो हेली कॉमेट के पास से गुजरती है। लगभग 76 ईयर्स लगते हैं सन को, जिसको ऑर्बिट करने में, हेलीज कॉमेट को। और क्योंकि ये एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन से ओरिजिनेट होती है, तो इसलिए हम इसको एटा एक्वेरियड मीटियोर शार कहते हैं। और ऐसे ही जो है हेलीज कॉमेट एक और भी मीटियोर शार करता है, जिसको हम ओरियोनिड्स कहते हैं, जो कि हर साल ऑलमोस्ट अक्टूबर के आसपास होता है। और अकॉर्डिंग टू नासा 30 से लेके 40 तक एटा इक्वेरियड मेटेओर शार्स जो है वो देखे जा सकते हैं पीक ऑफ मेटेओर शार के टाइम पर। नदर्न हेमिस्फेयर में जो है ये कम दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर, जहाँ पर ये ज़्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल होंगे।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑक्सीटोसिन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि रैम्पेंट यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन जो डेयरी कॉलोनीज़ में यूज़ किया जा रहा है दिल्ली में, उसके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं मैमल्स के, वो सिक्रीट करते हैं ड्यूरिंग सेक्स, चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन या इवन सोशल बॉन्डिंग। और इसको केमिकली भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, फार्मा कंपनीज करती हैं इसको। सेंट्रल गवर्नमेंट ने केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इसकी अप्रैल 2018 में बैन कर दी थी, क्योंकि इसको मिस यूज़ किया जा रहा था मिल्क, जो है कैटल का मिल्क जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। इसको क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये जो है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है डिलीवरी के टाइम पर, खासकर ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और ये न्यू मदर्स को एक्सेसिवली ब्लीड करने से भी जो है वो रोकने में हेल्प करता है। तो हार्मोन्स है ऑफ कोर्स ये, तो हार्मोन्स तो आपको पता ही हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कई तरह के फंक्शंस करते हैं, जो ब्लड के थ्रू जो है ये ऑर्गन्स, मसल्स या अदर टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, मैसेजेस लेकर जाते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is World Press Freedom Index 2024. This topic is important for your governance section. So Reporters Without Borders have released annual index of freedom, and India's rank has improved from 161 in 2023 to 159 in 2024 among 180 countries. So what is this World Press Freedom Index? It is an annual ranking of countries which is compiled and published by RSF, and it only deals with press freedom, and it does not measure the quality of journalism in the countries which it is assessing. So there are 5 categories based upon which the questionnaire is prepared. First, of course, is the political context, then there is legal framework, economic context, socio-cultural context, and security. So this index reflects the degree of freedom that journalists, news organizations, and netizens have in each country. As per the 2024 index, Norway is still in the first place, Denmark is at the second, Sweden is at the third. The 3 Asian countries, Vietnam, China, and North Korea, which were at the bottom of the list last year, has been replaced by have been replaced by Afghanistan, Syria, and Eritrea. So US is also one of the most concerning in terms of press freedoms this year. In India, it is being said that press freedom is in crisis. The Telecommunication Act, the Draft Broadcasting Services Act, the Draft Broadcasting Services Bill, the Digital Personal Data Protection Act, all have been criticized. So the RSF is also saying that journalists who are critical of government are being subjected to online harassment, intimidation, threats, physical attacks, as well as criminal prosecutions and arbitrary arrests. Okay. So the next topic is oral cancer in India. This topic is important for your social issues. So a new study by Tata Memorial Center has said or has estimated that the productivity loss of the country due to oral cancer in 2022 was approximately 5.6 billion. So World Health Organization has said that India's cancer scenario is burdened with oral cavity cancer, being the most common among men. So India accounts for almost 1/3 of the global incidence and mortality related to oral cancer. So, despite strides in oral cancer diagnosis and treatment, escalating healthcare costs strain both providers and patients financially. Moreover, these cancers are also becoming increasingly common among the younger age groups. So, what are the key findings of the study? The study has said that 671 years were lost due to early and advanced cancer. 91% of the deaths or incurable recurrence of cancers were in the premature age groups. Both early and advanced stage cancers were from a middle class socioeconomic status. Productivity lost due to premature mortality among females and males were 57 lakh and 71 lakh respectively. So this is about 0.18% of all the money that the country made in 2022. So, oral cancer is caused due to tobacco consumption. Oral cavity cancer has emerged as the most prevalent cancer among men, and the study has also re emphasized the need for early screening for the younger age group. So, the National Program for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases has been launched by government, which provides technical and financial support to states and UTs under the program, and cancer is also part of it. So, a population based initiative for prevention, control, and screening of common NCDs
has also been launched. Under this initiative, persons more than 30 years of age are targeted for their screening for three common cancers, that is oral, breast, and cervical. Screening of these common cancers is also part of an service delivery under Ayushman Bharat Health and Awareness Centers. Financial assistance is provided to poor patients in the form of umbrella scheme of Rashtriya Arogya Nidhi and Health Minister's discretionary grant. Affordable medicines and reliable implants for treatment pharmacy stores also have been set up to provide cancer drugs at substantial discounts on the MRP. Okay. So the next topic is blue corner notice. This topic is important for your governance and your international relations topic. CBI is likely to issue a blue corner notice against a person who has fled abroad after allegations of sexual abuse. So blue corner notice is part of Interpol's elaborate system of color coded notices which enable countries to share alerts and requests for information worldwide. So the sharing of critical crime related information is crucial for tackling internationally spread out criminal activities. So there are 7 types of notices: the red one, yellow, blue, black, green, orange, purple, all have a different purpose. So red one seeks the location and arrest of people who are wanted for prosecution or to serve a sentence. Yellow notices is served to help locate missing persons, often minors. Blue notice is meant to collect additional information about a person's identity, location, or activities. These notices are issued by Interpol's General Secretariat at the request of a member country's Interpol National Central Bureau. So, what is this International Criminal Police Organization? It is commonly known as Interpol, and its mandate is to facilitate international police cooperation against cross-border terrorism, trafficking, and other crime. All decisions regarding the activities of Interpol are made by General Assembly, and it is not a part of United Nations system. So the next topic is Integrated Pensioners Portal. This topic is important for your governance section. So Department of Pension and Pensioners Welfare has recently started the Integrated Pensioners Portal in collaboration with Bank of India. So this portal has been designed to ensure complete digitization of the pension processing and payment system. It combines the pension processing and payment services of 5 banks into a single window. The primary objective is to achieve transparency and efficiency in pension related services. Retirees will be notified of the progress of their pension sanction through SMS or email, and this portal also has a Bhavishya platform which provides online tracking of pension sanction and payment process so that retiring employees can be informed about the progress of their pension sanction through SMS or email. There is also a web enabled grievance redressal system for pension related services by central government ministries, departments, and organizations called CPengrams. So the next topic is Paliyar tribe. This topic is important for your social issues. So a recent research has been carried out on Paliyar tribals in Kodaikanal and Theni areas, and which has urged the state government to take necessary and immediate steps to uplift the Paliyar tribes as well as other Adivasi communities. So the Paliyar tribes, which means a man from Palani. So they are known by other multiple names also. They are distributed in the districts of Madurai, Thanjavur, Pudukkottai, Tirunelveli, and Coimbatore of Tamil Nadu. They speak Tamil and use the Tamil script. Traditionally, they were hunters and gatherers. They have a tradition that they do not burn their dead bodies. They instead bury the dead bodies in an area near to their residential area on the western side. So the next topic is C-295 air transport aircraft. This topic is important for your security section. So Indian Air Force has recently received the delivery of second C-295 aircraft out C-295 aircraft out of the 56 ones. So it is a new generation tactical airlifter in the light and medium segment, which has been designed and built by Airbus. It is a reliable and highly versatile tactical transport that is tailored for missions that range from carrying troops and cargo, maritime patrol, airborne warning, surveillance, and reconnaissance. So it will have a this aircraft has a flight endurance of up to 13 hours. It can carry up to 9 tons of payload or as many as 71 troops. It is designed to provide outstanding low level flight characteristics for tactical missions.
So India formalized the acquisition of 56 C295 aircraft to replace the legacy Avro fleet of IAF at the cost of 22,000 crore rupees. So the next topic is Boeing Starliner. This topic is important for your science and tech section. So an Atlas V rocket, which is set to lift off with a team of two veteran astronauts sitting inside a crew capsule called Starliner, built by Boeing. So what is Boeing Starliner? It is a spacecraft which transports astronauts into space after being launched there by a rocket. This crew capsule houses the astronauts, and it will be able to survive re-entry and return to the ground. The service module consists of the equipment and systems that astronauts need to survive in space, including air and temperature control, water supply, and sanitation. Starliner is more than 4 meters wide, and it can house up to 7 astronauts. It also features wireless internet, tablet technology for crew interfaces, and it can be fit atop an Atlas V rocket. If the Starliner mission succeeds, the US will, for the first time in its history, have two spacecraft. The other one will be from SpaceX. Okay. So the next topic is air independent propulsion technology. This topic is important for your security section. So a 60,000 crore contract to modernize Indian Navy submarine fleet to build 6 stealth submarines equipped with air independent propulsion technology has started. So what is AIP? So we have this problem with submarines of finding satisfactory forms of propulsion underwater. Traditionally, diesel electric submarines need to surface frequently so as to charge their batteries, and they have an underwater endurance of only a few days. So what happened is 1908, the Imperial Russian Navy used a gasoline engine fed with compressed air and exhausted underwater. They used a fuel to provide energy to open cycle system and provided oxygen to aerobic engine in a closed cycle, which is basically what we say AIP today. So most of these systems generate electricity, which in turn drives the electric motor for propulsion or recharges the boat's batteries. So AIP technology can also be installed on existing old generation of submarines by inserting a new hull section during a retrofitting. So it allows the submarines to stay for longer hours in the water. It decreases the noise levels made by the submarines, making it hard to detect them. So there are two types of submarines. We all know that the conventional or diesel electric submarines, and then there is nuclear submarines. Remember that nuclear submarines are powered by a nuclear reactor, but it does not mean that they are nuclear armed. Okay. So the next topic is Lakshya aircraft. This topic is important for your security section. So Aeronautical Development Establishment, which is a Bangalore-based DRDO lab, has developed the Lakshya aircraft. It has been visited recently by CBI. So Lakshya aircraft is an indigenously developed microlight and pilotless target aircraft designed and built by ADE, which is a subsidiary of DRDO. It was inducted into Indian Air Force, Navy, and Army in 2000, 2001, and 2003, respectively. So it's a cost-effective, reusable, high subsonic aerial target system powered by a gas turbine engine, which is meant for the evaluation and development trials of new surface-to-air and air-to-air weapons. So it was designed and manufactured by HAL in Bangalore, and it was designed to be reused for 15 missions. Okay. So the next topic is ATA Aquariid Meteor Shower. This topic is important for your science and tech section. So the ATA Aquariid Meteor Shower, which has been active since April 15th, will peak on 5th May and 6th May. So to understand that, we have to first see what are comets. So comets are icy, small cosmic snowballs of dust, rock, and frozen gases which orbit the sun, and they are often called dirty snowballs also. They are made up of a nucleus, coma, hydrogen envelope, and dust and plasma tails. So they are located in two regions of the solar system, the Kuiper belt and Oort cloud, and they orbit the sun highly elliptical orbits. That's why they take thousands of years to complete their orbit. And comets come in different size, but they are roughly about 10 km wide. They also form a tail which stretches millions of miles. So what are meteors? Meteors are simply grains of dust or rock that burn up and they enter Earth's atmosphere. This burning also creates a brief tail. And if a meteor passes through the Earth's atmosphere and it hits the ground, then it is called meteoroid. So what is ATA Aquariid Meteor Shower? So it was
This meteor shower was formed when Earth passes. This meteor shower is formed when Earth passes through the orbital plane of the Halley's comet, which takes about 76 years to orbit the Sun once. So this shower originates from Aquarius constellation. That's why this name Eta Aquarid. So this Eta Aquarid, like Eta Aquarid, there is also a Orionid's meteor shower, which is also caused by the same Halley comet, and it appears almost every October. So Eta Aquarid meteor shower is known for its rapid speed. About 30 to 40 Eta Aquarid meteors can be seen per hour during the peak of meteor shower. So in the northern hemisphere, uh, it is not as visible as in the southern one. So the next topic is oxytocin. This topic is important for your science and tech section. So recently, Delhi High Court has called for action against rampant use of oxytocin in dairy colonies of Delhi. So oxytocin is also known as the love hormone, and it is a hormone secreted by pituitary glands of mammals during sex, childbirth, lactation, or social bonding. However, it can also be chemically manufactured by the pharma companies for use during childbirth. And this drug was banned by the central government in April 2018, and was being misused for increasing the milk of the cattle. So, otherwise, its significance lies in helping the contraction of the uterus and inducing delivery, controlling bleeding, and promoting the release of breast milk. It is also used as a uh, it is also crucially used to prevent new mothers from excessively bleeding after giving birth, which is a common cause of maternal deaths. So, what are hormones? These are chemicals that coordinate different functions in our body by carrying messages through blood to our organs, muscles, and other tissues. So, basically, these signals tell your body what to do and when to do it. Okay. So, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.